जय हिंद स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हमने देखा था गॉस लॉ, उसका लिमिटेशंस, और उसके बाद हमने शुरू किया था कंडक्टर्स। और कंडक्टर्स में हमने पढ़ा था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड कंडक्टर। और कंडक्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, एंड द नेक्स्ट पॉइंट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। एंड जब भी कोई हम जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर को प्लेस करते हैं, सो चार्जेस इनसाइड द कंडक्टर rearrange in such a fashion that net electric field inside the conductor is zero. And that was the first point. For the second point, I think conductor act as an equipotential region, and due to this we can also say that electric field which will come out or going in inside the conductor will always be perpendicular to the surface of the conductor. Okay. और एंड में 2 न्यूमेरिकल्स मैंने आपको दिए थे। अच्छा, अगर यहाँ पर बात करें फर्स्ट न्यूमेरिकल की, आई होप ने सॉल्व किया होगा, हालांकि मुझे आंसर तो किसी का मिला नहीं, पर फिर भी मैं इसे सॉल्व करता हूँ। देखिए, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, वी नीड टू फाइंड आउट। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कारणों से होगी? पहली बात देखिए, यहाँ चार्ज क्यों आया है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो ये जो चार्जेस होंगे कंडक्टर पर, ये रीअरेंज करेंगे इस फैशन में कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो, जीरो। तो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, या ऐसे मैं पूछूं कि कितने चार्जेस की वजह से होगी, तो 2 चार्जेस की वजह होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू दिस क्यू। हमें क्या निकालना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्योंकि ए जो पॉइंट है वो कंडक्टर के अंदर है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो होगी 0। एंड व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट क्यू, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू क्यू, मतलब ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू के कारण कितनी होगी। तो आई होप क्लियर होगा कि जो ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्यू के कारण, वो होगी के क्यू अपॉन डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड ए। इसकी भी दूरी कितनी है, आई होप क्लियर, ये 4 ये 3 ये परपेंडिकुलर ही था, तो ये होगा 5 स्क्वायर प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, जो कि हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज विल बी इक्वल टू माइनस के क्यू बाई 5 स्क्वायर। हालांकि आंसर में किसी भी माइनस नहीं दिया हुआ है, तो बेसिकली वो मैग्नीट्यूड पूछना चाह रहा है, वो हमसे डायरेक्शन के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है। तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो आई थिंक दिस विल बी द आंसर। आई होप मैं सॉल्व किया होगा और आपको आंसर मिला होगा। ओके, नाउ अब देखें अगर इस क्वेश्चन को, सो पोटेंशियल एट ए, नेट पोटेंशियल एट ए फाइंड करना है। ओके, सो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए, अगर मुझे ए भी पोटेंशियल निकालना है तो ए भी पोटेंशियल निकालना थोड़ा सा टिपिकल होगा। तो लेकिन एक पॉइंट हमें पता है, और वो है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट मी राइट दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर विल बी 0। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। लेट्स से दिस पॉइंट इज सेंटर, इसे मैं सेंटर मान रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ पोटेंशियल एट सी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो मैं ए पे निकालने की बजाय सी पे निकालना चाह रहा हूँ। ऐसा सी पे निकालना मैं इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि सी पे निकालना ईजी है। ओके, सी पे निकालना हमारे लिए पोटेंशियल ईजी है। देखिए, तो लेट मी राइट दिस ऑन द नेक्स्ट पेज। ओके, अगले पेज में मैं सॉल्व करता हूँ। सो अगर हम इसे ओके
अगर मैं सी पे निकालता हूँ, इसलिए मुझे ए पे निकालना है, और ये इक्वल होगा सी पे, और सी पे देखिए कितने कारण से पोटेंशियल आएगा, दो कारण से, फर्स्ट वन ड्यू टू क्यू प्लस सेकेंड वन ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज। अब आप एक पॉइंट देखें कि ये कुछ ऐसे था ना हमारा डायग्राम, ठीक है, ये था Q और ये था पॉइंट A लगभग यहाँ पर, और ये था सेंटर, ये दूरी साइड D दी हुई थी और ये R दिया हुआ था, ये था D and this one is R, okay, this one is R। now यहाँ पर जब ये यहाँ पर R था और ये D था, तो हमें निकालना है पोटेंशियल एट C ड्यू टू ऑल इंड्यूस्ड चार्ज। इस पे जितने भी इंड्यूस्ड चार्ज होंगे वो सारे इसके सरफेस पर ही होंगे। तो लेट से कुछ मान लीजिए यहाँ प्लस है तो यहाँ कुछ माइनस आएगा और यहाँ कुछ प्लस आएगा, ठीक है। इन सारे इंड्यूस्ड चार्जेस की C से दूरी कितनी है, सेम है, डेट इज R, और सारे नेट इंड्यूस्ड चार्ज को मैं सम करूँगा तो कितना आएगा, 0, क्योंकि पहले भी एक न्यूट्रल कंडक्टर था और बाद में भी इसमें नेट चार्ज 0 ही रहेगा, इसलिए ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। V at C due to induced charge will be equal to, sorry, let me, okay, now it's okay। तो यहाँ पे पोटेंशियल एट C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ये कितना होगा, ये हो जाएगा 0। तो हमें यहाँ निकालना था V at C और ये होगा V at C ड्यू टू Q प्लस V at C ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, और ये 0 हो गया। तो ड्यू टू सॉरी, तो ड्यू टू Q कितना होगा, ये होगा K वेर K इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन Q मीन्स द चार्ज ड्यू टू विच वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड द पॉइंट वेयर वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल, तो A मतलब Q और A। तो आई होप क्लियर होगा, ये डिस्टेंस होगा हमारा, दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी हम पोटेंशियल C पे फाइंड कर रहे हैं, C पे, तो Q और C के बीच डिस्टेंस कितना होगा, D, सो दिस विल बी इक्वल टू D, ओके। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर हम ऑप्शन देखें तो या ऑप्शन हमें कुछ ऐसे दिए हुए थे, ये थे हमारे ऑप्शंस। तो आई थिंक यहाँ पे ऑप्शन जो सही होगा वो होगा KQ अपॉन D। नॉर्मली स्टूडेंट इसे मार्क करते हैं ये, लेकिन गलत है, ठीक है। हालांकि इसी में मैं एक क्वेश्चन और आपको ऐड करना चाहिए, आई होप वो क्लियर हुआ होगा, मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, ओके। हमें पोटेंशियल कहाँ फाइंड करना था, A पर चूंकि C फाइंड करना ज़्यादा इजी था और C पे और A पे दोनों पे इक्वल होगा, तो हमने पहले C पे फाइंड किया। C पे दो वजह से पोटेंशियल होंगे, एक Q की वजह से, एक इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। इंड्यूस्ड चार्ज वजह से 0 होगा क्योंकि सारे चार्जेस इक्विडिस्टेंट हैं R दूरी पर और सबका नेट सम 0 होगा, इसलिए उसका 0 हो गया। और Q की वजह से निकालना है तो उसके वजह से फॉर्मूला KQ अपॉन D, जो कि V का फॉर्मूला आपको शायद आपको याद होगा, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये हो गया हमारा व्हाट आई कैन से पोटेंशियल एट A, दिस इज पोटेंशियल एट A। हालांकि ये C पर भी है, लेकिन बेसिकली हमें जो फाइंड करना था वो था पोटेंशियल एट A। सो दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्ट टू गेट फ्रॉम हेयर। इसी में अगर मैं एक पॉइंट और ऐड करूं, मीन्स क्वेश्चन में ही मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और एक्सटेंड करता हूं। थिंग इज फाइंड VA ड्यू to induced charge, ओके। इससे पहले जो वाला जो क्वेश्चन था अगर आप याद करें तो इसमें हमें पोटेंशियल एट A निकालना था, नेट पोटेंशियल निकालना था, किसी पर्टिकुलर चार्ज की वजह से नहीं। लेकिन अब जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है फाइंड VA मींस पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से निकालना है। सो हाउ टू सॉल्व दिस, देखिए मैं ये कह सकता हूँ V at A इज इक्वल टू, A पे जो पोटेंशियल होगा कितने कारण से हो गया, दो वजह से होगा। एक V at A
ड्यू टू क्यू प्लस वी एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अगर आप थोड़ा सा सोचें तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कोई अब बहुत बड़ा हम लोग मतलब वो कोई बहुत बड़ा मैथमेटिकल टूल या फिर फॉर्मूला यूज़ करने नहीं जा रहे, वही यूज़ करेंगे जो अभी तक आपने पढ़ा है। और ये थोड़ा सा कम ट्रिक, क्योंकि इसको निकालने के बाद आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। आई थिंक फॉर्मूला लिखने के बाद भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वी एट ए अब मुझे पता है, डेट इज के क्यू बाई डी, और वी ए ड्यू टू क्यू ये मैं निकाल सकता हूँ, ये होगा हमारा के क्यू अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, प्लस ये तो हमें फाइंड ही करना है, यही तो हमें फाइंड करना है। ओके, सो अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो आई कैन से v at a ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज विल बी इक्वल टू के क्यू बाई डी माइनस के क्यू अपॉन डी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एंड दिस इज द आंसर जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना था। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक और प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, फिर हम एक छोटा सा पॉइंट और फिर हम इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। सी द पॉइंट इज, ये प्रॉपर्टी का ही पॉइंट है बेसिकली, बट मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। सपोज देयर इज अ कंडक्टर, इट इज नॉट एनी न्यूमेरिकल, देयर इज अ कंडक्टर, लेट मी ड्रॉ अ लाइन। ओके, सपोज देयर इज अ कंडक्टर, ये यूनिफॉर्म मतलब एक सर्कुलर या स्फेयरिकल नहीं है, ये कोई एब्रप्ट शेप में हो सकता है, एंड दिस इज अ कंडक्टर। ओके, इस कंडक्टर में हमने चार्ज दिया है, डेट इज क्यू, इस पे हमने चार्ज दे दिया है। ओके, लेट मी मार्क विथ ओके, मैं इसे मार्क करता हूँ। हमने क्यू चार्ज दिया है इस कंडक्टर को। ओके, जब हम इसे क्यू चार्ज देंगे तो ये चार्ज, चूंकि सॉलिड कंडक्टर था, मतलब जो मास था ये पूरा यूनिफॉर्मली मतलब हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड था, अंदर भी मास है बाहर भी मास है, ये कोई हॉलो कंडक्टर तो है नहीं। तो इस पे जो चार्ज होगा वो कहाँ रहेगा? क्या चार्ज इसके अंदर रहेगा? अच्छा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि जब भी कंडक्टर को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसमें चार्ज एक बार फिर से रीअरेंज होते हैं इन सच अ फैशन सो एज टू कैंसल द इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी। तो जाहिर सी बात है, जब मैं चार्ज इसको दूंगा तो यही नहीं रहेगा, ये मूव कर सकता है, ये कहीं मूव कर सकता है। तो बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं ये चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। बेसिकली एक प्रॉपर्टी भी है, अगर आप बुक रीड करें तो आपको एक्जैक्टली एक प्रॉपर्टी फॉर्म मिल जाएगा, पर मैं आपको एक ऐसे मतलब लॉजिक पॉइंट के तौर पे समझाना चाह रहा हूँ। तो देखिए, जैसे मैं इसे चार्ज दूंगा तो ये चार्ज कहाँ रहेगा? क्या ये अंदर रहेगा, मतलब इसके अंदर कहीं भी, मतलब या यूनिफॉर्मली पूरा डिस्ट्रीब्यूट, पूरे कंडक्टर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, या फिर सिर्फ सरफेस पे रहेगा? तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक गॉसियन सरफेस लेता हूँ, एक ऐसा गॉसियन सरफेस जो जस्ट अंदर है इस कंडक्टर के। ओके, this is a Gaussian surface, ये हमने गॉसियन सरफेस लिया है। ओके, अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? जीरो। ये पॉइंट आपको पता है कैसे? क्योंकि हमने कुछ देर पहले ही देखा कि जो कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। ओके, तो यहां पर मैं ये लिख सकता हूं E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इस पॉइंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो एरिया कुछ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह जीरो होगी, मतलब यहाँ हर जगह जीरो है। तो अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो मैं यहाँ कह सकता हूँ ये जो आएगा ये मेरा जीरो आएगा, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो एरिया कुछ भी हो जीरो होगा, एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ई डॉट मैग्नीट्यूड एरिया डॉट कॉस नॉट है, सॉरी कॉस थीटा है, जो कि ई और डी ए के बीच का एंगल है। तो दोनों जो डी ए हो और जो हमारा एंगल हो कुछ भी हो, जब ई जीरो है तो ये वैल्यू कितनी आएगी? जीरो।
ऑब्वियसली एरिया और एंगल कॉस थीटा इनफाइनाइट हो नहीं सकते हैं। तो ये हुआ हमारा क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ क्यू इन कितना होगा, ये होगा 0। बेसिकली यही वो पॉइंट था जो हमें यहाँ से समझना था। तो क्यू इन हमारा कितना आ गया, 0। तो इसका मतलब जब भी मैं कोई भी चार्ज किसी कंडक्टर को दूंगा तो वो उसके सरफेस पे रहेगा, वो उस कंडक्टर के अंदर नहीं रहेगा, वो हमेशा कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, उस कंडक्टर के सरफेस पे। ओके, तो ये छोटा सा पॉइंट मैं इस पॉइंट को लिख देता हूँ। एक्चुअली दिस इज अ प्रॉपर्टी, और आपको क्लियर होगा ये प्रॉपर्टी कैसे आई। ये प्रॉपर्टी इस तरह आई है कि जो कंडक्टर के अंदर क्या कहते हैं, हमारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो 0 होती है। और वो क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि कंडक्टर के अंदर चार्ज मूव कर सकते हैं और वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं इस तरह। सो आई कैन से वेन एवर अ चार्ज इज गिवन टू अ conductor I'm not writing यूनिफॉर्मली तब होगा जब जैसे कुछ और कंडीशंस भी हैं। ओके, इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इट्स सरफेस। इट डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर इट्स सरफेस। ओके, मतलब जो आपका चार्ज होगा वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, लेकिन कहाँ पर, सरफेस पर। ओके, अगर ये स्फेरिकल होता तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता। सो ये एक पॉइंट था जो मुझे अब क्लियर करना था। अब यहाँ से देखते हैं क्या कहते हैं, अब हम लोग देखते हैं कितने तरह के हम चार्ज से जुड़े अरेंजमेंट बना सकते हैं एक कंडक्टर और यू कैन से एक इंसुलेटर को लेके। ओके ओके, सो आई एम राइटिंग एज स्फीयर। अच्छा, एक पॉइंट और, यहाँ पे लास्ट में ये जो मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, ये गॉसियन सरफेस इस कंडक्टर के जस्ट इनसाइड है। ये जो हमारा कंडक्टर है इसके जस्ट इनसाइड ये गॉसियन सरफेस है। ओके, बट ये कंडक्टर की बाउंड्री को टच नहीं करता। ओके, कंडक्टर की बाउंड्री को टच नहीं करता। नाउ अगर मैं बात करूं कि कितने तरह से एक स्फीयर हो सकता है विथ इन टर्म्स ऑफ चार्ज, सो सी। ओके, एक हो सकता है हॉलो कंडक्टिंग, ओके। नेक्स्ट वन इज सॉलिड कंडक्टिंग। नेक्स्ट वन इज hollow नॉन कंडक्टिंग, मीन्स दिस इज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर को कभी नॉन कंडक्टर भी कहा जाता है। ओके, hollow नॉन कंडक्टिंग। एंड थर्ड वन इज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। ओके, तो ये कुछ टाइप्स हैं जो हमारे हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर ओके मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। एक्चुअली मुझे एक दो पॉइंट अभी आपको और समझाने हैं इससे जुड़े हुए। सो देयर आर ओके, ये सारे हमारे स्फेयर्स हैं। अच्छा, अब कुछ और पॉइंट की बात करें तो एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे देखिए,
छोटा सा डिफरेंस, जैसे कि अगर आपको सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर में डिफरेंस क्या समझ पा रहे हैं आप, देखिए लेट्स से दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, ओके, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब ये जो पूरा अंदर से भरा होगा, ठीक है, इसके अंदर कोई कैविटी नहीं होगी, अंदर कोई फ्री स्पेस नहीं होगी, कोई खाली जगह अंदर नहीं होगी, पूरी भरी होगी, ये मास डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह होगा। अच्छा, हॉलो स्फीयर अगर की बात करूं तो हॉलो स्फीयर, चलिए मैं हॉलो स्फीयर बनाता हूं, ये एक हॉलो स्फीयर है, दिस इज अ हॉलो स्फीयर। ये जो मास होगा इसका वो सिर्फ ये है, ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये जो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मास है इसका, इसके अंदर इसमें कोई मास नहीं होगा, ये पूरी खाली जगह है। और स्पेसिफिकली बात करूँ तो हॉलो स्फीयर कैसा है, ये थिन हॉलो स्फीयर है। इसमें हमने एक ही रेडियस डिफाइन करेंगे, जिसकी नॉर्मली बुक्स में आपको इसे कहा जाएगा शेल, दिस इज अ शेल, ओके। एक और टर्म आप पाएंगे बुक में इसे हॉलो स्फीयर के ही नाम से, इसे कहते हैं हॉलो, जब भी ऐसा लिखेगा तो आपको बुक में ऐसे मिलेगा, दैट्स अ हॉलो स्फीयर विथ इनर रेडियस r1 आउटर रेडियस r2, सो सी दिस इज r1 एंड दिस इज r2। तो बेसिकली ये भी हॉलो स्फीयर है, अगर आप ध्यान दें तो ये भी एक हॉलो स्फीयर ही है, बट दिस इज अ मोटा हॉलो स्फीयर, और जैसे थिक हॉलो स्फीयर, ये थिक है। इसका जो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल नहीं है, आपको इसे कंसिडर करना होगा, और इसमें जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस यहाँ पर होगा, ऐसे होगा, ओके। सो आई होप मैं आपको क्लियर कर पा रहा हूँ। ये 3 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं जब भी हम लोग एस की बात करेंगे, ओके। सो अब बात करते हैं इन चारों प्रॉपर्टीज की। अच्छा, एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, पॉइंट इज आपको इसमें स्टडी क्या करना है। देखिए लेट्स से ये है हमारा स्फीयर, ठीक है, मतलब ये हमारा एक स्फीयर है, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये हमारा स्फीयर ऑफ एनी रेडियस, ठीक है। ये जो ऊपर 4 सर बनाए हैं, इसमें हमें क्या करना, मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आखिर मेरा मोटिव क्या है, मैं आपको क्या आपको समझना है इन चारों में। तो देखिए ए पॉइंट कहाँ है, स्फीयर के अंदर है, और बी कहाँ है, बाहर है। तो हर एक केस में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, वो कुछ ये है, आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, इट्स ग्राफ, potential at A, potential at B, its graph, and after that you have to study a potential energy variation। तो हर एक स्फीयर, इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए, इनसाइड आउटसाइड, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन, पोटेंशियल का वेरिएशन और पोटेंशियल एनर्जी। तो 1 2 3 3 6 और ये 7, मतलब 7 चीज़ें आपको इन चारों के लिए पढ़नी है। तो टोटल कितनी हो गई, 28 आई थिंक, हाँ 28, ठीक है। तो आपको 28 चीज़ें आपको पढ़नी है। लेकिन अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि बेसिकली इतना लेंथी नहीं है, इतना आप समझ रहे हैं, ओके। देखिए ये अच्छा, ये हमारा ये था, क्या कहते हैं, ये हमारा हॉलो है, ये सॉलिड है। तो ये सॉलिड है, तो मैं इसको सॉलिड की तरह रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और ये भी हमारा सॉलिड है, ओके। मैं भी इसे रिप्रेजेंट करूँगा। तो देखिए मान लीजिए इसको, इस हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर को, ये भी स्फीयर है लेकिन ये हॉलो भी कंडक्टिंग भी है, मैं इसे चार्ज देता हूँ कितना, Q। तो ये Q किस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस तरह अपने आप रीअरेंज करेगा, थोड़ी देर मैंने आपको बताया। अच्छा, इस केस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, क्यों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट तब करता है जब मतलब जो हमारा क्या कहते हैं, जो कंडक्टर होता है उसकी एक डिफाइंड शेप होती है। डिफाइंड शेप का मतलब उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हर जगह सेम होता है तब हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये जो चार्ज क्यों हम देंगे, ये इसके चारों तरफ
कुछ इस तरह, दिस विल डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली अराउंड दिस स्फेयर। ओके, और तो ये इसके चारों तरफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर मैं इसे देता हूं चार्ज क्यू, तो आपको पता हो कंडक्टर में जब कोई चार्ज देते हैं वो अंदर नहीं जाता, वो बाहर ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। हॉलो सॉलिड से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पर भी जो चार्ज होगा वो कुछ इसी तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब आप मुझे बताइए, इन दोनों के लिए जो ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का, वो सेम होगा या अलग अलग? ऑब्वियसली वो सेम होगा, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करते हैं। क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए इसमें पूरा मास जो है वो हर जगह फैला है, इसमें मास जो है ये ऐसे बाउंड्री पर ही है, थिन, क्योंकि थिन सेल है, ये एक थिन हॉलोस्फीयर है। तो मास का डिफरेंस, लेकिन कोई चार्ज के डिफरेंस तो फर्क नहीं पड़ता, और मास के डिफरेंस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंडेंट नहीं है। तो इसलिए इन दोनों का जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्राफ होगा वो दोनों सेम होगा। ओके, अब इस पे आते हैं हॉलो नॉन कंडक्टिंग पे। तो इस पे हम ऐसे ही दे रहे हैं, इस पे मैं जो चार्ज दे रहा हूँ वो इस तरह दे रहा हूँ, क्या कहते हैं, इसके सरफेस पे रख रहा हूँ, क्योंकि सरफेस अलावा कहीं रख ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सब फ्री स्पेस है। और फ्री स्पेस किसी पॉइंट पे मुझे चार्ज रखने के लिए वहाँ पे कोई एक मैटर तो चाहिए जहाँ पे मैं चार्ज को प्लेस करूँगा। तो वहाँ जब कोई मैटर नहीं तो मैं चार्ज प्लेस कर सकता हूँ, मैं चार्ज यहीं पर प्लेस करूँगा। अच्छा, ये जो चार्ज मैं प्लेस करूँगा ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों हो सकता है, बट आपके बोर्ड में आपके एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चन हैं सब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ही हैं, तो इसलिए यूनिफॉर्मली ही होगा। ठीक है, हालांकि मैं आपको बता दे रहा हूँ ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ रहे हैं ये यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से है। नॉन यूनिफॉर्म की वजह से जो क्वेश्चन आते हैं वो टिपिकल हो जाते हैं। ओके, तो इन तीनों की वजह से जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम है, इसलिए इन तीनों की वजह से जो हमारा ये सातों वेरिएबल जो हम स्टडी करेंगे वो सेम होगा। अच्छा, अब बात आई नॉन कंडक्टिंग सॉलिड की। तो हम इसे चार्ज दें क्यों, और हम इसे चार्ज को इस तरह दे रहे हैं जो कि इसके थ्रू आउट में फैला हुआ है। बाय द वे, यहाँ पे जो हम डिफाइन करेंगे वो डिफाइन करेंगे रो, डेट इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ क्या डिफाइन करेंगे, या इन तीनों में क्या डिफाइन करेंगे, यहाँ डिफाइन करेंगे हम सिग्मा, डेट इज कूलाम पर मीटर स्क्वायर, एंड दिस विल बी कूलाम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी सरफेस, ये तीनों सिग्मा हो गए, और इसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर रो। ओके, तो अब आपको कितनी चीज़ें पढ़नी होंगी, 7 इसके लिए, और इन तीनों के लिए जो होगा वो सेम ही होगा। तो इन तीनों के लिए 7 और इसके लिए 7, तो 7 + 7 14, ना कि 28। तो आपको यहाँ पर 14 चीज़ें हैं जो कि स्टडी करनी है। हालांकि हम लोग स्टडी करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये आपके सीबीएसई के सिलेबस में था, रिवाइज होने के बाद ये पोर्शन नहीं है। अभी मैंने चेक किया थोड़ी देर पहले, तो ये पोर्शन आप में नहीं है। ओके, तो यहाँ पर मुझे बस आपको एक छोटी सी बात बतानी है, फिर उसके बाद ये सेशन कंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ ये, लेकिन एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, एक छोटा सा पॉइंट बस बताना है। द पॉइंट इज, तो यहाँ पे हमें कितनी चीज़ें पढ़नी है, 14 ना कि 28। ओके, सो एक चीज़ जो हमें ड्राइव करनी है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और जो ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ओवर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। लेकिन उससे पहले मैं पॉइंट लिख देता हूँ जो मैंने अभी बोला। पॉइंट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ and potential graph, I can say potential graph will be same for hollow conducting
सॉलिड, कंडक्टिंग एंड hollow, non-conducting. Okay, why it will same? Because charge distribution is same. Okay, so I hope this will clear. क्योंकि इन तीनों के लिए जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो सेम था, इसलिए जो हमारा ग्राफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का, मतलब पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सातों चीज़ें इन तीनों के लिए सेम होंगी. ओके, सो यहाँ पर बस मुझे एक पॉइंट और मतलब आपको समझाना है एंड दिस विल बी डन. हम जो सेल थ्योरम था या फिर सेल थ्योरम से ही जो मतलब जो मैंने चीज़ आपको बताई ना, ये सातों चीज़ें इन चारों के लिए, हालांकि 3 के लिए सेम हो गए तो हमें 14 चीज़ें अभी इसमें और स्टडी करनी थी, पर उस 14 हम स्टडी नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैंने जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये पोर्शन हमारे सिलेबस में, सीबीएसई सिलेबस में पहले था, रिवाइज होने के बाद अब ये इंक्लूड नहीं है. अगर आप कहेंगे तो जहाँ से हम कुछ छोड़ रहे हैं हम इसी में आपको बता दूंगा. ओके, हालांकि अगर आप खुद से ट्राई करें मुझे लगता है आप एग्जैक्ट मतलब सही ग्राफ डिराइव कर पाएंगे. इवन आपके बुक में दिया भी होगा ये ग्राफ. ओके, तो द पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, एक्चुअली इस पॉइंट को इसलिए समझाना जरूरी है क्योंकि कैपेसिटेंस में यूज होगा. देखिए क्या हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम डिस्कस करने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एससी, एचएनसी और एससी, मतलब हॉलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, एचसी, एससी और एचएनसी, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, इन तीनों की वजह से. तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम. तो सिंपल वही बेसिकली फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे. मान लीजिए मैं इसे फॉर्म कर रहा हूँ, मैं इसे चार्ज ला रहा हूँ, कहाँ से ला रहा हूँ, इन्फिनिटी से, और लाते लाते मैंने इसके ऊपर, इसमें कितना चार्ज आ गया है, लेट्स से Q चार्ज आ गया है, और कितना ला रहा हूँ, dQ और ला रहा हूँ. ओके, सो इसका पोटेंशियल कितना होगा अगर इस पर Q चार्ज आ गया है. लेट्स से इसका जो रेडियस है दिस इज R, तो इसका जो पोटेंशियल होगा ये होगा KQ by R and work done will be means dW. This will be equal to KQ by R into DQ और इसे इंटीग्रेट करेंगे हम. ठीक है, और यही इक्वल होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी के. सो दिस वर्क विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. तो यही हमारा जो इंटीग्रेशन होगा यही पोटेंशियल एनर्जी. मैंने बताया था वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट टू फॉर्म द सिस्टम. तो एक्सटर्नल हम इसे फोर्स लगा रहे हैं तो वही हमारा एक्सटर्नल एजेंट फोर्स होगा और वो इतना होगा. तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो कहाँ से कहाँ तक करूँगा Q को. Q को इंटीग्रेट में 0 से लेके कितना चार्ज लाना है, लेट्स से कैपिटल Q, पूरा चार्ज इतना लाना है. ठीक है, तो U की वैल्यू आएगी KQ स्क्वायर बाई 2R एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, so this is the potential energy of this system. लेकिन यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. द पॉइंट इज ये जो पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखी है U इक्वल टू KQ स्क्वायर बाई 2R, ये पोटेंशियली कहाँ है. देखिए ये है हमारा ओके, ये है हमारा स्फेयर. ओके, ये है इस पे चार्ज. ओके, ये है इस पे चार्ज. ये पोटेंशियल, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 0 और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है. तो यहाँ पे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो क्या हर जगह है, नहीं, वो R से लेके इन्फिनिटी तक है.
ओके, ये जो एनर्जी है, लेट मी राइट दिस पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी K Q square by 2R is distributed from R to from R to infinity of this system. पोटेंशियल एनर्जी तो है इसके पास, लेकिन क्या ये कहीं स्टोर है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे स्टोर है? नहीं, ये स्प्रेड आउट है, ये बिखरी हुई पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एनर्जी है। ये पॉइंट आपको समझ, एनर्जी है कितनी है, Q स्क्वायर बाई 2R, और ये एनर्जी है, ये कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड है, ये कहाँ से कहाँ तक फैली है, R से लेकर इन्फिनिटी तक। इसके अंदर एनर्जी नहीं, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ पे एनर्जी एग्जिस्ट नहीं होगी। ओके, तो ये पूरा पॉइंट था जो आपको कंडक्टर में पढ़ना था। हालांकि इसके अलावा कुछ और डिस्कशन है जो हम लोग कर सकते हैं, पर हम उस पर डिस्कशन पे नहीं जाएंगे, और मैं अगले टर्न पर शुरू करूंगा कैपेसिटेंस। ओके, एक्चुअली ये पॉइंट बताने का मतलब ये है कि जब मैं कैपेसिटेंस शुरू करूंगा तब मैं ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं इसी फॉर्मूले से शुरू करूंगा। ओके, तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए आप थोड़ा सा इसको, आप चाहें तो इसको दो टर्म में देख सकते हैं। ओके, हालांकि आप मैनेज कर सकेंगे, आई होप। तो ओके, कंडक्टर यहीं तक रहने देते हैं। अब हम लोग अगली क्लास शुरू करेंगे कैपेसिटेंस, क्योंकि इसे और ज़्यादा इसमें डीप एनालिसिस करने से हम और टॉपिक्स पर टाइम कम दे पाएंगे, और चूँकि अक्टूबर आप हमारा लगभग शुरू ही होने वाला है लगभग, तो टाइम हमारे पास वैसे भी कम है। और एक पॉइंट और कि कैपेसिटेंस शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जो है पूरा खत्म हो जाता है। जो कैपेसिटेंस वो थोड़ा सा नया टॉपिक है। अच्छा, एक स्टूडेंट से मेरी बात हुई तो उसने कहा कि सर इलेक्ट्रिक करंट कब शुरू होगा? तो इलेक्ट्रिक करंट चिंता मत करिए, इलेक्ट्रिक करंट आपका लगभग जल्दी ही शुरू हो जाएगा, बहुत जल्दी, क्योंकि कैपेसिटेंस में जब हम जैसे इंट्रोड्यूस करेंगे और जैसे हम कैपेसिटेंस के अच्छे क्वेश्चन को टच करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ, बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट में 2 ही थ्योरम आप पढ़ते हैं, 2 ही लॉ आप पढ़ते हैं, एक ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ। किरचॉफ के अंदर 2 पार्ट है, KCL और KVL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो ये दोनों ही पार्ट मोर और लेस किसी भी तरह से आप कैपेसिटेंस में पाएंगे। ओके, तो वहाँ से आप हालांकि कैपेसिटेंस के बाद हम इलेक्ट्रिक करंट शुरू करेंगे, पर कैपेसिटेंस में ही आप इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप पढ़ लेंगे। तो और हाँ, एक और पॉइंट कि कैपेसिटेंस तो मैं शुरू कर दूंगा, लेकिन जल्द ही आपका एक टेस्ट होगा 3 आवर का, 180 क्वेश्चंस होंगे, या क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूंगा बाद में। एक अच्छा खासा टेस्ट होगा जिसके फिक्स टाइम को मैं दूंगा, और ये टेस्ट आपको ढंग से करना है। ओके, ऑडिट टाइप होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, जैसा कि आपका लास्ट टेस्ट हुआ था। ओके, अगर कोई भी डाउट आपको आता है, हालांकि इसमें मैं कोशिश करूंगा कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करा सकूं। अच्छे क्वेश्चन एक्चुअली मैं इस वक्त देख रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि जल्दी आपका सिलेबस हो जाए, मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाए, तो हम क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करें। एक साथ सॉल्व करने में ये होता है कि आप बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इंटरमिक्स करके भी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो कुछ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो उसको, और कुछ पढ़ा है तो हम उस क्वेश्चन को टच नहीं कर सकते। ओके, तो ठीक है, इस क्लास में इतना ही। अगले सेशन में शुरू करते हैं कैपेसिटेंस। ओके।